बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बरसगीर पाको हिंद के एक गांव में दो ज़मींदार घरानों की शादी आपस में बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन बदकिस्मती से एक महीने बाद ही दुल्हन लापता हो गई, जो कि दूल्हे के लिए शर्मिंदगी का बायस था। कोई कुछ कहता तो कोई इसे नामर्द कहता। बग्गन गरीवाल सिंह, जो कि मुकामी ज़िला और गांव का थानेदार, कहता है, एक खामन मेरे पास आया जिसकी बीवी शादी के एक महीना बाद गुम हो गई थी। इसके दिल में यकीनन गुस्सा भी होगा, लेकिन इसके चेहरे पर इस वक्त शर्मिंदगी थी। वो सोचता होगा कि सुनने वाले क्या कहेंगे कि इसकी बीवी ने इस शख्स को अपने काबिल नहीं समझा था। मेरे पास थाने में जो आदमी रिपोर्ट देने आए थे, इन्हीं में एक गुमशुदा लड़के का खामन, एक खामन का बाप और लड़के का बाप था। लड़के को लापता हुए 2 दिन गुजर गए थे। लड़की की शादी उसके खामद के साथ एक महीना पहले ही हुई थी। वो लोग इसे कह रहे थे कि लड़की अगवा हुई है। जब मैंने पूछा कि लड़की को किसने अगवा किया है, तो उन्होंने कहा कि इनको ये तो मालूम नहीं, पर लड़की अगवा हुई है। मैंने कहा कि आपको किसी पर शक तो होगा। तब भी उन्होंने कहा, शक तो किसी पर नहीं है। गांव इतना छोटा भी नहीं था और इतना बड़ा भी नहीं था। ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, कुछ सिख और हिंदू भी इस गांव में आबाद थे। ये लोग जिनकी बहू लापता हो गई थी, एक मुसलमान और खुशहाल ज़मींदार घराना था। लड़की वाले भी इन्हीं के टक्कर के हम पल्ला लोग थे। मैंने लड़की के ससुर से पूछा, लड़की लापता किस तरह हुई है, तो उन्होंने बताया कि लड़की के ससुराल का मकान एक कुशादा हवेली है। सहन की तरफ 2 बड़े बरामदे हैं। रात को लड़की, जिसका नाम आबदा और इसके शोहर का नाम अजहर है, एक बरामदे में सोते थे। गुमशुदगी की रात भी दोनों मियाँ बीवी इसी बरामदे में सोए हुए थे। घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोते थे। सुबह मुंह अंधेरे आपदा के ससुर और सास उठे। वो रोज़ इसी वक्त उठा करते थे और भैंसों का दूध दोते थे। इस रोज़ भी वो मुंह अंधेरे उठे तो देखा कि ड्यूटी का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। सास ससुर के सिवा इतनी सवेरे कोई और नहीं उठा करता था। ससुर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी बहू आबदा अपने बिस्तर पर नहीं थी। ससुर ने अपनी बीवी को बताया। उन्होंने कुछ वक्त इंतज़ार किया, लेकिन आबदा वापस ना आई और सुबह हो गई। इनके जहन में ये सवाल गुजरा कि वो कहीं पेशाब करने फसलों में गई होगी, लेकिन ये भी ख्याल था कि वो बता कर जाती है। फिर सूरज निकल आया, लेकिन आबदा वापस ना आई। आबदा का मेका गांव 3 मील दूर था। वहां जाकर पूछा। उन्होंने कहा, आबदा इधर नहीं आई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर आबदा को ढूंढें। 3-4 घरों में जाकर देखा। सारा दिन उन्होंने आबदा के इंतज़ार में गुजार दिया, मगर आबदा वापस ना आई। रात को आबदा का बाप और ससुर अपने पीर के पास चले गए। पीर ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की दूर निकल गई है, लेकिन वापस आ जाएगी, पर बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बड़ी सख्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। पीर ने इनको एक मुट्ठी काले माश, इससे आधी सफ़ेद नमक पीसा हुआ, एक अंडा और कुछ ऊन पटाख चीज़ें लाने को कहा, जिसमें सबसे महंगी एक काले बकरे की सिरी थी। वो लोग ये सारी चीज़ें अपने पीर को दे आए। पीर ने कहा कि कल शाम तक लड़की खुद उड़ती हुई आ जाएगी। आबदा के बाप और ससुर ने पीर को डबल नजराना पेश किया और अपने पीर से ये भी कहा कि लड़की अगर कल शाम से पहले वापस आ जाए तो वो पीर की झोली पैसों से भर देंगे। आबदा के बाप ने पीर को एक जर्मन नस्ल का घोड़ा देने का भी वादा किया। इन लोगों ने आबदा की गुमशुदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देहातों में किसी का पर्दा नहीं रह सकता था। गांव के एक सिख को भी पता चल गया कि ये लोग लड़की की वापसी के लिए पीर के पास गए थे। सिख ने इन लोगों को कहा, ए बेवकूफ़, पुलिस को बताओ, ये पीर लोग लड़कियां अगवा तो कर सकते हैं, मगर अगवा हो जाने वाली लड़की वापस नहीं ला सकते। सिख ने इनकी अकल के दरवाजे खोले तो ये लोग मेरे पास थाने आ गए। मैंने इनसे पूछा, क्या लड़की घर से कुछ लेकर गई है, कोई जेवर या रुपया पैसा वगैरह? ससुर ने कहा, वो कुछ भी लेकर नहीं गई। हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इसको किसी ने अगवा किया है। मैंने पूछा, आपका किसी के साथ कोई भी
किसी किस्म की दुश्मनी है? सुसर ने कहा, नहीं जी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, पर कत्ल और अगवा वाली दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैंने आपदा के खामद से कहा, तुम बताओ, तुम सोए हुए थे, मरे हुए तो नहीं थे? अगवाकारों ने जब लड़के को उठाया होगा तो लड़के ने ज़रा सी आवाज़ तो निकाली होगी, कोई शोर तो पैदा हुआ होगा। वो जिंदा सलामत एक लड़की थी, कोई लकड़ी तो नहीं थी कोई आया और उठा कर ले गया। खामन ने कहा, मुझको कुछ पता नहीं कि वो किस तरह कहाँ गई। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम सबको ये बता दूं कि लड़की अगवा नहीं हुई, वो खुद गई है। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछ लूं कि लड़के का चाल चलन कैसा था तो तुम सब यही कहोगे कि वो पाक साफ लड़की थी। अब तुम बताओ, तुम में से सच कौन बोलेगा? मैंने तीनों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। फिर आपदा का ससुर बोला, जनाब, हम तो यही कहेंगे कि लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल चुपचाप सी लड़की थी। आप बेशक किसी और से पूछ लें, उन्होंने 2 दिन ज़ाया कर दिए थे, इसीलिए ये मालूम करना नामुमकिन हो गया था कि लड़की खुद गई है या उठाई गई है। मैंने आपदा के ससुर से कहा, तुमने अपने पीर को बताया नहीं कि लड़की शाम तक वापस नहीं आई? आपदा के ससुर ने कहा, बताया था। पीर जी कहते हैं कि लड़के पर बड़े ही सख्त तवीज़ किए गए हैं, वापस आ जाएगी, मगर बहुत दिन लग जाएंगे। मैं आपदा के ससुर, खामंद और बाप के साथ आपदा के ससुराल चला गया। घर के अंदर बरामदे में वो जगह देखी जहाँ लड़की सोई हुई थी, इसके खामन की चारपाई और इसकी चारपाई के साथ मिली हुई थी। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई इधर से अंदर नहीं आ सकता था, छत की तरफ से भी आना मुश्किल था। मैंने मकान को बड़ी अच्छी तरह से देखा और मुझको यही एक बात समझ में आती थी कि लड़की खुद गई है। एक शक और भी मेरे दिमाग में आया कि लड़की के खामन ने किसी वजह से लड़की को कत्ल कर दिया होगा, वो लाश कहीं फेंक आया होगा। लेकिन ये शक कुछ कच्चा सा मालूम होता था, क्योंकि अगर लड़की के खामन ने इसको कत्ल किया होता और लाश कहीं फेंक आया होता तो लाश अब तक किसी न किसी को नज़र आ ही जाती। अलबत्ता ये हो सकता था कि इसने लाश को कहीं दफन कर दिया हो। आपदा के खामन पर शक इसलिए भी था कि वो बिल्कुल चुप था, इसका बाप ही बोलता था, हर सवाल का जवाब भी वही दे रहा था। आपदा के ससुर ने मुझको कहा, जनाब, मेरे नाकस दिमाग में एक बात आ रही है, वो ये कि लड़की अगर खुद जाती तो पैसे और जेवर भी ज़रूर साथ लेके जाती। मैंने कहा, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ, हो सकता है कि लड़की का याराना किसी ऐसे आदमी के साथ हो जिसको रुपए पैसे की ज़रूरत ना हो। मैंने आपदा के खामन को अलग करके कहा कि वो खुद मुझको बताएगा या मैं पहले दूसरों से पूछूं कि ये क्या मामला है। इसने जो जवाब दिया, इससे मेरी तसल्ली ना हुई, बल्कि शक और गहरा हो गया। काफ़ी अरसे तक जब लड़की के बारे में कुछ पता ना चल सका और लड़की के ससुराल समेत तमाम घर वाले मायूस हो गए। वो मायूस इसलिए भी थे कि पुलिस भी लड़की को बाजियाब कराने में नाकाम हो गई थी, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस की कार्रवाई नाकाम हो। पीर साहब ने कई दिनों तक चिल्ला काटा, मगर वो भी मालूम ना कर सका कि लड़की कहाँ गई। ना किसी से इस खानदान की दुश्मनी थी, ना इज्जत का कोई मामला था, मगर जो दुल्हन का घर वाला था एक शरीफ लड़का था। घर की मुलाजमा दुल्हन के कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक इसे बेड के नीचे से दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियाँ नजर आईं। मुलाजमा ने दुल्हन की सास से कहा कि मैं दुल्हन को तलाश करने में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दुल्हन बाजियाब हो सकेगी। सिर्फ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। तमाम घर वालों ने मुलाजमा से कहा कि बताओ, तुम चूड़ियों की मदद से कैसे दुल्हन का सुराख लगा सकती हो। मुलाजमा ने टूटी हुई चूड़ियों को एक बर्तन में डाला और फिर इस बर्तन को आग पर गर्म किया। सब घर वाले मुलाजमा को बड़े गौर से देख रहे थे। पानी गर्म करने के बाद मुलाजमा ने देखा कि चूड़ियाँ बर्तन की तह में रह गईं, जबकि नीला रंग पानी पर तैरने लगा। मुलाजमा ने कहा कि चूड़ियाँ सुर्ख रंग की हैं, जबकि पानी पर नीला रंग
तैर रहा है। इससे साबित हुआ है कि लड़की अपनी मर्जी से घर से फरार नहीं हुई, बल्कि कोई ज़बरदस्ती लड़के को यहाँ से ले गया है। इस हालत में ज़बरदस्ती ले गया कि इसके हाथों पर नीला रंग मौजूद था। इसने लड़के को कलाई से पकड़ा, जिसकी वजह से इसकी चूड़ियाँ टूट गई। मज़हर के दिमाग में ख्याल आया कि फ़लाँ रंग साज जो गांव के मस्जिद के रंग साजी कर रहा था, वो भी काफ़ी अरसे से गायब है। हो सकता है इसका मेरी बीवी के अगवा से कोई ताल्लुक़ हो। वो दोबारा पुलिस स्टेशन गया और इस रंग साज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने इस रंग साज के घर छापा मारा तो वो घर से भी काफ़ी अरसे से गायब था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि जिस दिन से मज़हर की दुल्हन गायब थी, उसी दिन से ही ये रंग साज भी गायब था। इस रंग साज के शागिर्द ने बताया कि उस्ताद का दूसरा घर बठिंडा में है। इस जगह पर पुलिस ने अचानक छापा मारा और रंग साज को पकड़ लिया। जिस्मानी रिमांड किया गया तो इसने लड़की का ठिकाना बताया, जहां इसने मज़हर की बीवी को छुपा रखा था। भूखी प्यासी लड़की काल कोठरी में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, और अगर मज़ीद कुछ घंटे या दिन देर हो जाती तो जान से चली जाती। रंग साज से पूछा गया कि तुमने मज़हर की बीवी को अगवा क्यों किया, जिस पर इसने बताया कि मैंने मज़हर की हवेली में रंग साजी की थी। 1 महीने तक काम जारी रहा, मगर इसने मुझे आधी उजरत दी थी। बाकी पैसे मांगे तो मुझे धक्के देकर घर से निकाला था। इसने जो मुझे बातें सुनाई वो अलग और हक पर होते हुए मेहनत मजदूरी के पैसे मांगने की वजह से सारे गांव के सामने शर्मिंदा हो गया। इस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं मज़हर की खुशियों में रुकावट बनूंगा। कुछ समझ ना आया तो इसकी बीवी को अगवा करके ले गया। रंग साज को पुलिस ने पकड़ कर ले गई, जबकि मज़हर ने बाकी की रकम रंग साज के वालिद को अदा की। रंग साज के अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रंग साज इस हद तक कदम बढ़ाएगा। कुछ अर्सा के बाद इसने रंग साज को जेल से रहा करवाया और आइंदा लेन देन के मामले में किसी से ज़्यादती ना की। मेरा आपको मुफ्त में कीमती मशवरा है कि बंदों का आपस का लेन देन हमेशा खुश असलूबी से अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी हुकूकुल इबाद में किसी पर रियायत नहीं करता। इसलिए हुकूकुल इबाद की दुनिया और आखिरत दोनों में ही पूछताछ होगी। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि इसकी सज़ा व जज़ा दुनिया नहीं तो आखिरत में ज़रूर मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी लिखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।